नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश क्राइसिस एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख पा रहे हैं, भारत पर बांग्लादेश संकट की मार। तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपने पद से फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा। इसके साथ ही आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी या कुछ इमेजेस देखी होंगी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें बांग्लादेश के स्टूडेंट बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर आवास में घुस गए। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर आवास को क्या बोला जाता है? गण भवन, GANABHABAN, एक बंगाली वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? पीपुल्स हाउस। तो बांग्लादेश के PM हाउस को क्या बोलते हैं? गण भवन। एग्जाम में आ सकता है, इसे याद रखना है आपको। उसमें गण भवन में लोग घुस गए और वहाँ पे लूट फूट की, तोड़फोड़ की, और जो वहाँ पे जो एक मूर्ति शेख मुजीबुर रहमान की, उसको भी लोगों ने तोड़फोड़ किया। तो ये शेख मुजीबुर रहमान कौन है? ये बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं। इन्होंने ही बांग्लादेश की आज़ादी में मेन रोल प्ले किया था। ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बांग्लादेश क्राइसिस के क्या कारण रहे। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? हिस्ट्री जानते हैं। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था, जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बने थे। पाकिस्तान के दो पार्ट थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है वेस्ट पाकिस्तान और ये है ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, 1947 में ये सिचुएशन थी और ये है अपना प्यारा इंडिया। अब देखिए, वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट करता था ईस्ट पाकिस्तान को और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था ईस्ट पाकिस्तान के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं, सोशली डिस्क्रिमिनेशन होता था, इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन होता था और पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेशन होता था। सोशली डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि बांग्लादेश में 10% लोग उर्दू बोलते थे और मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या बोलती थी? मेजॉरिटी पॉपुलेशन बंगाली बोलती थी ईस्ट पाकिस्तान में। बट वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया? ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू इम्पोज करने की कोशिश की। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था। इकोनॉमिकली क्या होता था? 60% ईस्ट पाकिस्तान टोटल पाकिस्तान का एक्सपोर्ट करता था और टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ईस्ट पाकिस्तान में कितना आता था? केवल 25% के आसपास। इस तरीके से इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था? जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट थी, उसमें ईस्ट पाकिस्तान को कम रिप्रेजेंटेशन मिलता था। तो बहुत ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान के साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में धीरे धीरे करके वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और 1971 में एक बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट चल गया और इससे बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? हमारी प्राइम मिनिस्टर उस समय की कौन थी? इंदिरा गांधी जी। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। ठीक है, और एक लीडर थे बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनकी पार्टी का उसमें नाम क्या था? आवामी लीग। इसी पार्टी से कौन बिलोंग करती हैं? शेख हसीना बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये तो बांग्लादेश के लिबरेशन हुआ। अब देखिए, ऊपर मैंने आपको ये बताया, ये गण भवन है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है बांग्लादेश का। इसको क्या बोलते हैं? पीपुल्स हाउस बोलते हैं। ये नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब ये देखिए, जब बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट 1971 में चला था, तो उस समय शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी, उनके लोगों को बोला जाता था मुक्ति वाहिनी। इन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत मदद की थी। दूसरी तरफ थे रजाकार। कौन थे रजाकार? ये वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। वैसे रजाकार का मतलब क्या होता है? रजाकार एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? हेल्पर, कि लोगों की हेल्प करना। बट ये रजाकार उस समय वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी का सपोर्ट कर रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान पे डोमिनेट कर रहे थे। ये 50,000 के आसपास लोग थे। कितने? 50,000 के आसपास लोग थे। तो फाइनली क्या हुआ? मुक्ति वाहिनी जीत गई और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में उसने काफ़ी मदद की। तो इस तरह से क्या हुआ कि रजाकारों को देशद्रोह कहा जाने लगा आगे जाके, कि ये देशद्रोही हैं, इन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं की है। ठीक है, अब जब बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हो गया, तो 1972 में क्या हुआ कि एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया बांग्लादेश में। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिजर्वेशन सिस्टम बोलते हैं। यही आज अभी जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो जानते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम या कोटा सिस्टम क्या है। तो बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी या जिनको मुक्ति योद्धा भी बोला जाता है, वो बांग्लादेश की फ्रीडम फाइटर्स थे। मतलब उन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में बहुत मदद की थी। इनको कोटा सिस्टम के तहत गवर्नमेंट जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन दिया जाता है।
इसके अलावा इस कोटा सिस्टम में 10% जो बांग्लादेश में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, और 10% वुमेन को दिया जाता है, 5% माइनॉरिटीज़ को दिया जाता है, और 1% दिव्यांग लोगों को दिया जाता है। तो ये बांग्लादेश का ये रिजर्वेशन सिस्टम है। अगर मैं इंडिया से कंपैरिजन करूं तो इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कास्ट के बेसिस पे है, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं जिनके साथ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनको हमारे यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है, जबकि बांग्लादेश का रिजर्वेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है, फ्रीडम फाइटर्स के रोल पे बेस्ड है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, इस जो फ्रीडम फाइटर को 30% रिजर्वेशन दिया जाता था इसको एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब फ्रीडम फाइटर के बच्चों को दिया जाएगा और उनके पोतों पोतियों को भी दिया जाएगा। ये भी एक प्रोटेस्ट का कारण था। ठीक है, अब आप टोटल मिला के ये देखिए कि 56% रिजर्वेशन तो नॉन मेरिट के बेसिस पे है, और 44% पे रिजर्वेशन नहीं है, मतलब सरकारी नौकरियां 44% मेरिट के बेसिस पे आएंगी और 56% नॉन मेरिट के बेसिस पे आएंगी। तो यहीं से टोटल डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। इसी रिजर्वेशन सिस्टम को हटाने के लिए अभी जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है वो इसी के लिए चल रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या कारण रहे प्रोटेस्ट के। तो देखिए, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट है और स्टूडेंट के द्वारा लीड किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला क्या कारण रहा कि जो कोटा सिस्टम था उसको ग्रेजुअली एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, उनके बच्चों को, जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बच्चों को और उनके पोतों पोतियों तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया तो ये कहा कि ये जो कोटा सिस्टम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, मतलब आप फ्रीडम फाइटर्स को दे दो बट उनके बच्चों को और उनके पोतों पोतियों तक को क्यों एक्सटेंड कर रहे हो? इससे तो नॉन मेरिट के बेसिस पे सारी सरकारी नौकरियां उन्हीं के पास चली जाएंगी। दूसरा क्या हुआ कि दूसरा अभी रीज़न बताते हैं, इससे पहले रीज़न पे एक और चीज़ समझते हैं। जब ये इस कोटा सिस्टम को एक्सटेंड किया गया तो फरवरी 2018 में एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ। तो तब प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने एक सर्कुलर इशू करके कहा कि जो क्लास 1 और क्लास 2 की जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा। तब बांग्लादेश के जो हाई कोर्ट है वहाँ पे किसी ने पेटिशन फाइल कर दी, तो उन्होंने कहा नहीं कोटा सिस्टम होना चाहिए क्लास 1 और क्लास 2 जॉब में भी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उस कोटा सिस्टम को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, दूसरा क्या कारण है जो बांग्लादेश में इतने वायलेंट प्रोटेस्ट हुए कि इस कोटा सिस्टम में करप्शन भी है। करप्शन कैसे है कि कौन फ्रीडम फाइटर है कौन नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। और गवर्नमेंट किसकी है? आवामी लीग पार्टी की है, जिससे शेख हसीना बिलोंग करती हैं। तो वही लोग करप्शन भी कर रहे हैं, तो ये भी आरोप लगे, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की शेख हसीना, उन्होंने पावर को कंसंट्रेट कर लिया। रिसेंटली जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें ऐसा बताया जाता था कि कोई अपोजिशन पार्टियों को जेल में डाल दिया गया और इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, और सारी पावर को उन्होंने कंडक्ट कर लिया शेख हसीना ने। तो ये भी एक कारण है। तो इसलिए ये भी डिमांड की जा रही है कि शेख हसीना को, स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर पद से हटाओ, इसलिए उनको फोर्सफुली अभी रिजाइन भी करना पड़ा था। अगला क्या कारण है बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुए हैं कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी तो क्या रजाकारों को दी जाएगी? तो यहाँ पे रजाकारों का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि इनको देशद्रोही माना जाता है। तो रजाकार बांग्लादेश में क्या माने जाते हैं? देशद्रोही माने जाते हैं। ठीक है, जबकि ऊपर मैंने आपको एक और चीज़ बताई, रजाकार वैसे पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब हेल्पर होता है, बट वहाँ पे रजाकारों को क्या माना जाता है? देशद्रोही। तो इस बयान से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट फ्यूल हो गया। अच्छा, एक कारण और है जो कि न्यूज़ में कम है। क्या है वो? कि फॉरेन पावर्स का भी रोल है। मतलब कुछ फॉरेन कंट्री अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को साधने के लिए क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करा रहे हैं। ये कैसे, इस कथन की भी पुष्टि नहीं हो पाई है, बट एक चीज़ से पता लगता है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार ये कहा था कि हमारे पास प्रेशर है कि वेस्टर्न कंट्री का कि हमारे यहाँ एक मिलिट्री बेस बनाया जाए बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की पीएम ने मना कर दिया था। दूसरा, आप ये देखिए, जब बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट हुआ था तो यूएसए और पाकिस्तान ने बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट में बांग्लादेश की मदद नहीं की थी, जबकि इंडिया ने बांग्लादेश की मदद की थी। तो इसलिए कहा जा रहा है कुछ फॉरेन पावर्स हैं जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करा रही हैं। ठीक है, अब इस प्रोटेस्ट का हुआ क्या कि बांग्लादेश में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया और वहाँ पे मिलिट्री ने पावर को टेक ओवर कर लिया, और ये कहा है कि हाँ, एक इंटरिम मिलिट्री ने ये भी कहा है कि हम परमानेंट पावर में नहीं रहेंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। अभी ऐसी बात चल रही है
कि वहाँ पे जो यूसुफ जी हैं वो नोबल प्राइज़ मिला है उनको, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात चल रही है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि कर्फ्यू हो गया, कूप हो गया वहाँ पे, और इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया और कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सस्पेंड किया गया। अब इस प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड क्या है कि रिजर्वेशन सिस्टम को ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि उसमें करप्शन बहुत है और नॉन मेरिट के बेसिस पे सारी सरकारी नौकरियां एक ही पार्टी के लोगों को चली जा रही हैं। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। तो ये स्टूडेंट्स की डिमांड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया का क्या रेस्पॉन्स रहा बांग्लादेश के जो क्राइसिस हुए। तो इंडिया ने क्या किया कि अपनी बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो बांग्लादेश बॉर्डर पे तैनात रहती है उसको हाई अलर्ट पे ले आए। क्यों? क्योंकि ये डर था कि बांग्लादेश के क्राइसिस का इम्पैक्ट इंडिया में ना आ जाए, रिफ्यूजी क्राइसिस ना हो जाए, वहाँ से लोग माइग्रेट करके इंडिया में ना आ जाए, तो बीएसएफ को हाई अलर्ट पे लगा दिया। अच्छा, आपको यहाँ पे एक पॉलिटी की एक चीज़ और याद रखनी है क्वेश्चन, कि बांग्लादेश के साथ हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट साइन कर रखा है, जिसको हम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक सुना है तो आपको ये जरूर बताना होगा कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इंडिया का रेस्पॉन्स मैंने भी क्या बताया, बीएसएफ को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दूसरा, एक एडवाइजरी इशू की है इंडियन गवर्नमेंट ने। क्या एडवाइजरी इशू की है कि जो इंडियन सिटीजन से कहा है कि आप कॉन्स्टेंटली टच में रहिए, ठीक है, और अपनी सेफ्टी को भी इंश्योर करिए। तीसरा, इंडिया ने कहा ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर का यहाँ पे क्या मतलब है कि बांग्लादेश का ये इंटरनल क्राइसिस है, तो इंडिया ने कहा हम इंटरवीन नहीं करेंगे। हाँ, अगर बांग्लादेश में किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, गुड्स की किसी की, तो हम उसको सप्लाई करेंगे। अब शॉर्टेज कैसे हो सकती है? कई फॉरेन कंट्रीज़ ने बांग्लादेश में अपनी फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी प्रभावित होगा बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से, वहाँ पे इतना संकट आ गया है। तो इसकी वजह से इंडिया ने कहा है कि अगर कोई नीड होगी, किसी गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, तो हम बांग्लादेश को सप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हैं जब से, क्योंकि इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बांग्लादेश की आज़ादी में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। तो अब फ्यूचर में मान लो कोई गवर्नमेंट चुन के आती है तो इंडिया के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे ये भी मैटर करता है। तो इसलिए ये एक इम्पैक्ट पड़ सकता है कि रिलेशनशिप अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ये फ्यूचर में डिसाइड होगा। दूसरा, कूप हो गया है। कूप का डोमिनो इफेक्ट पड़ता है। डोमिनो इफेक्ट मतलब कि जैसे अगर बांग्लादेश में कूप हो गया तो उसके इम्पैक्ट इंडिया में भी दिखने लग सकते हैं फ्यूचर में। तो अगर हमारे नेबरिंग कंट्री में कोई गलत चीज़ घटित हो रही है, जैसे पाकिस्तान में भी कूप हो चुका है, म्यांमार में कूप हो चुका है और अब बांग्लादेश में भी हो चुका है, तो ऐसे केस में इंडिया को सचेत हो जाना चाहिए कि क्या कारण रहे, और अगर इंडिया में ऐसे कारण पनप रहे हैं तो हमें सचेत रहना चाहिए। जैसे बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कारण है, वहाँ के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लोअर डेवलप, पहले अंडर डेवलप कंट्री हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे डेवलप कंट्री की तरफ प्रमोट हो रहा है। तो इंडिया में भी देखो, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है बांग्लादेश में, इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो इंडिया को बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए और उन चीज़ों पे काम करना चाहिए जिससे फ्यूचर में इंडिया में संकट ना आए। तो कूप एक कारण है, ये इंडिया में डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, इंडिया में फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो जाए, ये इंडिया को ध्यान रखना है। तीसरा, मैत्री एक्सप्रेस, एक ट्रेन चलती है कोलकाता टू ढाका, मैत्री एक्सप्रेस, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। चौथा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया बांग्लादेश का, BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, अब ये हॉल्ट पे आ जाएगा अगर बांग्लादेश में क्राइसिस आ गए और नई सरकार चुन के आई तो इस प्रोजेक्ट का क्या होगा ये फ्यूचर में डिसाइड होगा। और अभी रिसेंटली पांचवा पॉइंट ये है कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश की PM इंडिया में आई थी तो कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए थे, MOU, जिसमें एक ट्रेन चलाने की बात की गई थी राजशाही टू कोलकाता, ठीक है। अब इस ट्रेन को अभी हॉल्ट कर दिया जाए, अभी ये प्रोजेक्ट है मतलब, तो अभी ये मतलब हॉल्ट पे रहेगा। इसके अलावा हमने तीस्ता रिवर एग्रीमेंट साइन कर रखा है बांग्लादेश के साथ और 50 से ज़्यादा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में रिवर हैं, तो उन पे भी एग्रीमेंट साइन करना है या फ्यूचर में उन पे कुछ भी हो सकता है। तो इतने सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं इंडिया पे, ठीक है। अब कुल मिला के इंडिया को क्या चाहिए कि
उनका नेबर प्रॉस्परस होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि आपका अगर नेबर प्रॉस्परस है, पीसफुल है, स्टेबल है तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे अटल जी एक लाइन ये कहते हैं कि गुड नेबर इज़ बेटर देन डिस्टेंट रिलेटिव। अगर आपकी नेबर से अच्छी है और आपका नेबर प्रॉस्पर है, पीसफुल है, स्टेबल है तो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। तो ये बांग्लादेश क्राइसिस के कारण हमने जाने, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और इंडिया का क्या रेस्पॉन्स रहा, ये हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। अच्छा, एक लास्ट चीज़ और जान लेते हैं कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ कितना टच होता है। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है जो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये है बांग्लादेश, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो बांग्लादेश के कौन कौन से जो मतलब इंडियन स्टेट टच होते हैं बांग्लादेश से, तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद असम, फिर हमारा त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने कंट्री हम स्टेट देखे हमने बांग्लादेश से टच करते हैं, 4 टच करते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। सॉरी 5 टच करते हैं, 4 नहीं टच करते, याद रखना 5 टच करते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे एक ग्लिच है, अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से 2 साइड से टच होता है, तो देखो असम यहाँ से भी टच हो रहा है। एक बार इसको इरेज करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए असम यहाँ से भी टच हो रहा है, एक यहाँ से भी टच हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेट की बाउंड्री बांग्लादेश से टच होती है, तो वो कौन है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश बंगाल से टच नहीं होता, नागालैंड टच नहीं होता और मणिपुर टच नहीं होता, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूज किया जा सकता है। तो टोटल 5 टच होते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अच्छा अगर ये तो मैंने ज्योग्राफी की, एक और जो गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, जिसमें बांग्लादेश में गंगा रिवर को जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जमुना, और मेघना सिस्टम एक है। तो इसके बारे में अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, क्या आपको ये पता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कौन से ईयर में, और ये जमुना वाला क्वेश्चन पूछा, ये 2 ही क्वेश्चन पूछे, इन दोनों के आप आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।